अच्छा जी, आज हमारी जो है वो रिपोर्ट्स की दूसरी क्लास है, ठीक है, कर दी मैंने। पहली क्लास में हमने जो है वो रिपोर्ट डेवलपर ओरेकल डेवलपर सूट इंस्टॉल करना सीखा, इंस्टॉल किया। इसके बाद जो है वो एक टैबलर रिपोर्ट बनाई। इसमें एक सिंपल रिपोर्ट हमने बनाई कि क्यूरी की मदद से किस तरह रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो हमने विजिट के थ्रू नहीं बनाया, बल्कि कैसे बनाया, मैनुअल बनाया, ठीक है। विजिट के थ्रू भी बना सकते हैं, विजिट के थ्रू मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी रिपोर्ट मैनुअली बनाना। मैनुअल बनाना वो आना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कॉन्फाइन ऑफ, फ्लेक्स ऑफ, सबसे पहले ओपन करके फिर कंट्रोल जे करके आप कनेक्ट कर लो, शॉर्टकट कीज देंगे, कंट्रोल जे करो, उसके बाद जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट कर लो। कनेक्शन के बाद जो है रिपोर्ट आप सेव कर लो, और जैसे जैसे रिपोर्ट मजीद इसमें एनहेंसमेंट हो रही है आप रिपोर्ट को सेव करते हैं कंट्रोल एस से, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मिस्टेक और आपके वास्ते सारा डेटा खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम कनेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो टोट कनेक्ट करते हैं, एसक्यूएल प्लस कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें हम क्यूरी लिख सकें। स्क्वाड और टाइगर हमारे पास जो है वो ऑप्शनल इस सेंस में है ये कि आपके पास जो है इसमें ये होस्ट स्ट्रिंग नहीं मांगेगा मेरे पास। अच्छा, इसमें नहीं देना क्योंकि ये डायरेक्ट डेटाबेस है। डेवलपर सूट जब कनेक्ट करेंगे तो मांगेगा। अच्छा जी, कनेक्ट हो गया। वही दो लाइनें, सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस 50, ठीक है। अब हम रिपोर्ट बिल्डर को कनेक्ट करेंगे। ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर ओरेकल डेवलपर सूट का एक हिस्सा है। ओरेकल डेवलपर सूट एक बंच ऑफ प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो है ओरेकल रिपोर्ट डेवलपर भी है, ओरेकल फॉर्म डेवलपर भी है, ओरेकल ग्राफिक डिज़ाइनर भी, ग्राफिक्स को जो है वो डिज़ाइनर भी है उसके अंदर, ओरेकल जे डेवलपर भी है, ठीक है, जावा डेवलपर भी उसके अंदर मौजूद है 10G का। अच्छा, इसके बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे स्कॉट और टाइगर से। अब यहाँ डेटाबेस का नाम दे देंगे। डेटाबेस का नाम हमने लिखा था और डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। आप नहीं दीजिएगा क्योंकि आपके एक ही सिस्टम में एक डेटाबेस होगी और एक डेवलपर सूट होगा। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो क्या था, टेबलर रिपोर्ट। टेबलर रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक रिपोर्ट बनाना। हम उस रिपोर्ट को ज़रा खोल लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं उस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या किया था। एम्प्लॉय डिटेल इन्फो, ये एम्प्लॉय डिटेल इन्फो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, याद होगा आपको, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग तो आपको जारी बात है, ये तो एक्सपीरियंस के बिना पे आती है कि क्या चीज़ कैसे सेट करनी है। बिल्डर भी बंद हो गया, आपके साथ ये मसला आ रहा था, आप बता रहे थे ना बिल्डर बंद हो जाता। रिपोर्ट बिल्डर देखा, रिपोर्ट बिल्डर बंद हो गया। अच्छा, फॉर्म में था ये, ज़्यादातर बग्स आ जाते हैं इसके अंदर। लोड आ जाए अगर सिस्टम में तो फिर ये हो जाता है, इसको रीस्टार्ट एक बार करना पड़ता है। नहीं हुआ तो फिर एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके देख लेंगे। अच्छा जी, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाने के लिए होता है और एक ये विजिट अपना रन टाइम पेपर लेआउट पे। ये पेपर लेआउट पे चला देंगे तो रिपोर्ट हमारे पास है, ठीक है। अब अगर आप और से देखें तो इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं आ रहे, डिपार्टमेंट नंबर नहीं आ रहा है इसमें। हमें काम करते हैं, हम इस क्यूरी के अंदर डिपार्टमेंट नंबर भी लगा देते हैं। हम इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर भी लगा देते हैं। अब डिपार्टमेंट नंबर क्या डेटा मॉड्यूल में आ रहा है ये देखेंगे। तो लास्ट हमने जो क्यूरी पढ़ी थी उसमें डेटा मॉड्यूल में डिपार्टमेंट नंबर को भी उठा लिया था हमने, और से देखेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेपर लेआउट में फ्रंट लेआउट में जो फ्रंट बना रहे हो आप उस पर डिपार्टमेंट नंबर भी लगा देंगे। डिपार्टमेंट नंबर कैसे लगाया जाए,
तरीकेकार वही है, सबसे पहले कॉन्फाइन ऑफ और फ्लेक्स ऑफ, ये फ्लेक्स ऑफ और कॉन्फाइन ऑफ करेंगे। इसके बाद किसी भी फील्ड को पकड़ लेंगे और उसके मेन फ्रेम पे जाएंगे। मेन फ्रेम पे जाने के लिए क्या करेंगे, इस फील्ड पे पेरेंट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और इसका पेरेंट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो एक दो मरतबा करके भाई यहाँ ओके हो गया कि यार इससे ऊपर कोई जो है मेन फ्रेम है नहीं, तो आप इसको और मजीद बढ़ा दें। अब आप कहेंगे यार इतनी फील्ड में डिपार्टमेंट नंबर ला सकता हूँ। अब आपको पता है यार ये है कौन सा मॉडल बना हुआ है, ये टेबुलर रिपोर्ट बनी हुई है। टेबुलर रिपोर्ट में हेडिंग्स के लिए एक अलग फ्रेम लिया जाता है और डेटा के लिए अलग सा फ्रेम लिया जाता है। हेडिंग को पकड़ के इसके पेरेंट पे आएंगे तो हेडिंग का पेरेंट आगे, ठीक है। अब इसको मजीद ऐसा तो नहीं है हेडिंग के पेरेंट के ऊपर एक और पेरेंट हो, क्लिक किया है लेकिन ये मेन नहीं है। मेन आप क्योंकि उसको एक्सपेंड कर चुके हो, तो लिहाजा हायर डेट सैलरी में किसी भी को भी पकड़ो, इसके पेरेंट को पकड़ो और इसको बड़ा कर दो। इसी तरह डेटा के अंदर भी चाहिए आपको, फील्ड के अंदर, तो पेरेंट पकड़ो, पेरेंट ये आ गया, इसको मजीद ओपन करो। अब आपके पास जगह आ गई। जगह आ गई तो क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ लगा दोगे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इस फील्ड को भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि यहाँ क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर लाओगे तो यहाँ पर F4 करके पूरा डिपार्टमेंट नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, या खुद क्रिएट करो। यहाँ पर आके डी से सेलेक्ट करोगे तो डिपार्टमेंट नंबर आपके पास, ठीक है, रन कर दो। चलो, हमने चूंकि ये इस चीज का ख्याल रखिएगा, जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है, पहले जिसको कंट्रोल सी किया है उसकी सबनेट इसका क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसकी डेट है, उसकी डेटा टाइप है डेट है, और डेट को मैंने क्या कर दिया, उसमें फॉर्मेट मास्क लगा दिया। तो अब आप क्लिक करोगे तो इस पे भी फॉर्मेट मास्क आ गया होगा, वो वाला, ठीक है, DDMM मारा। तो आप इसको हटा दो, ठीक, हटाओ और अब रन करो, तो आपके वो डेटा आ गया। अब आप चाह रहे हो यार नहीं यार मुझे डेटा जो है ना ये सॉर्ट हुआ आ जाए, 20 वाले 30 वाले 50 वाले, इस तरह 10 20 30 वाले 50, तो क्या करें, इस पे कोई वर्किंग करेंगे नहीं, एसक्यूएल सबसे बड़ी हुई है, कहाँ पे जाएंगे, डेटा मॉडल पे जाएंगे, क्यूरी पे जाएंगे, क्यूरी ये मौजूद है। बेस्ट तो ये कि क्यूरी उठाओ, यहाँ टाइप करो और फिर लिखो, लेकिन एक छोटी सी उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, स्पेस ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है भाई। अब आप चलाओ उसको, डिपार्टमेंट नंबर आ गया 10 20 30 50, ठीक है भाई, समझ आइए आपको, ठीक है। देखो हम टेबुलर रिपोर्ट के अंदर ही मैक्सिमम चीजें कर लेंगे। मिसाल के ऊपर इसके नीचे अगर टोटल लगाना हो, टोटल लगाना हम इसे यहाँ पर सीख लेंगे। हम चूंकि आगे हमारा मकसद नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, मेन चीज ये है कि टेबुलर रिपोर्ट के अंदर जो मेन छोटी रिपोर्ट है उसके अंदर जितनी चीजें आ सकती है हम यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिस तरह डिपार्टमेंट वाइज या ग्रुप वाइज किस तरह करेंगे वो हमारा नेक्स्ट है। पहले टेबुलर रिपोर्ट के अंदर हम सारी चीजें लगाना सीख लेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ऑलरेडी चूंकि आप लोग आ गया होगा, एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि यार समरी कॉलम लगता किस तरह है, तो वो फिर हम वहाँ पर लगा देंगे, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लगाना है हमें कि जब रिपोर्ट रन होते हुए हमसे ये कुछ पैरामीटर मांगे, पैरामीटर क्या हो, ये कहे कि यार किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को खोलना है, तो हम कहें हाँ 10 नंबर, रिपोर्ट तो एक मरतबा बन जाएगी ना। जब रिपोर्ट रन होगी तो हमसे पूछेगा हाँ भाई कौन से डिपार्टमेंट को खोलना है, हमने कहेगा 10, फिर वो कहेगा फिर दोबारा रन करो, वो पूछेगा 10 को खोलना है 20 को खोलना है, 20, तो 20 नंबर डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ तो रन करने में सब खुल रहे ना, तो इस काम को कहते हैं पैरामीटर लगाना। क्या लगाना, पैरामीटर लगाना। एक्सेल में फिल्टर लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है पैरामीटर। क्या लगाया जाता है, पैरामीटर। अब हम पैरामीटर किस पे लगाने, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट नंबर पे पैरामीटर लगा दो,
डिपार्टमेंट नंबर पे पैरामीटर लगा दो, इसका मतलब है क्यूरी पे क्या काम हो रहा होगा। जब मैं 10 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यूरी पे क्या काम हो रहा होगा, क्यूरी यही फील्ड आगे सेलेक्ट की कमांड में लिख रहा होगा और वेयर में ये डिपार्टमेंट नंबर लगा रहा होगा। ऐसे ही होगा, जो डिपार्टमेंट नंबर चाहिए वो डिपार्टमेंट नंबर अपने अंदर लेके वो आगे जो है एग्जीक्यूट कर रहा होगा। डिपार्टमेंट नंबर 10 तो वो 10 नंबर डिपार्टमेंट लेके आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, हायर डेट, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएनपी वेयर, वेयर वो जो आप दे रहे हो, वेयर वो जो आप दे रहे हो। अब आप कह रहे हो जब जब मैं रन करूं तब तब मुझसे पूछे, तो अब करना क्या होगा, हमें सब कुछ इस क्यूरी पे करना होगा। हमें यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। किस पे लगाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर पे। कहाँ लगता है वेयर क्लॉज, टेबल खत्म होने के बाद। टेबल कहाँ खत्म हो रहा है, ये रहा, टेबल खत्म होने के बाद स्पेस डाल के वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हम मांग रहे हैं हम वो देंगे, सिस्टम खुद हमसे मांगेगा। तो हम क्या लगाने जा रहे हैं इसमें, पैरामीटर लगाने जा रहे हैं। तो पैरामीटर जब भी लगाए जाते हैं तो पैरामीटर कॉलन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कॉलन। ये देखो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है ना, डॉट के नीचे कॉमा, ये दोनों कॉमे दोनों डॉट ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कोई भी एक वेरिएबल ले लो, मिसाल को डिपार्टमेंट नंबर है ना, मैंने कहा पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, ए अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, बी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, डी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। ज्यादा यूज होता है पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, पी से, पी फॉर पैरामीटर। तो पी अंडरस्कोर करके इसका मतलब है यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, पैरामीटर। अब पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर की फील्ड कैसे आएगी, वो खुद ब खुद बन जाएगी और हम उसको वैल्यू दे देंगे। ये डिपार्टमेंट नंबर देखो, वेयर डीपीटी नो इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पर 10 20 नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, मैं इसको हार्ड कोड नहीं करवा रहा। इस अमल को अगर मैं 10 या 20 लिख दूं यहाँ पर खुद ही, तो ये क्या कहलाएगा, हार्ड कोडेड। जब भी रिपोर्ट रन होगी हमसे मांगेगा नहीं, वो खुद ही 10 दे देगा। वो हमसे मांगेगा नहीं, कुछ भी नहीं, रन किया 10 नंबर डिपार्टमेंट ही दिया है। अब आपको कोई चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट की क्यूरी में जाके चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्ट की क्यूरी तो आप और मैं कर सकते हैं, यूजर कैसे करेगा, यूजर के पास तो कोई फॉर्म के अंदर पैरामीटर आ जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना। तो हम वो पैरामीटर यहाँ पर लगाएंगे, 10 को हटा के कॉलन पी अंडरस्कोर डीपीटी एंड नो, और जब ओके करेंगे तो हमसे मांगेगा, हमसे कुछ कह रहा है। गौर से पढ़ो, कह रहा है नोट द क्यूरी Q1 जो क्यूरी लगी हुई थी हैज क्रिएटेड द बाइंड पैरामीटर पी अंडरस्कोर डीपीटी एंड नो। कौन सा पैरामीटर बना दिया इसने, बाइंड पैरामीटर बना दिया। कौन सा बना दिया, बाइंड पैरामीटर। यहाँ पर दो किस्म के पैरामीटर होते हैं, एक डायनेमिक पैरामीटर होता है और एक बाइंड पैरामीटर होता है। ये बाइंड पैरामीटर लगा दिया। डायनेमिक पैरामीटर में एक पैरामीटर के अंदर मल्टीपल कॉमा कॉमा करके वैल्यूज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, बाइंड पैरामीटर। ओके कर दो, कंट्रोल एस कर दो, क्योंकि कंट्रोल एस करना लाजमी है। अब आपने बाइंड पैरामीटर लगा दिया, सब काम कर रहे हो, कंट्रोल एस नहीं किया तो फिर क्या हुआ, बंद हो गया, आपकी मेहनत गई। अब आप चलाओ इसको। अब पहले चलाया था तो वो रिपोर्ट रन कर दिया था, लेकिन अब चलाया तो अब क्या क्या कह रहा है, अब कह रहा है पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, को डिपार्टमेंट नंबर देना है इसको। मैंने कहा हाँ 10 नंबर दो, 10 नंबर दिया, दोबारा रन करो उसको, कुछ देना है, मैंने कहा 20 नंबर दो, 20 नंबर दे दिया। ना दो, अगर ना दो तो फिर ना दो तो ये कुछ भी नहीं देगा, ना दो तो ये कुछ भी नहीं देगा। नहीं क्यों, वो एरर वगैरह सब चीजें वो फॉर्म पे लगती है, यहाँ नहीं लगती, ठीक है। लेकिन होता यही है कि अगर ब्लैंक दे यूजर, लाजमी बात थोड़ी है कुछ ना कुछ एरर वो दे, या तो सेलेक्ट कर, या फिर कुछ ना दे तो फिर सारा डेटा आ जाए, कुछ ना दे तो सारा डेटा आ जाए, ठीक है। अब सारा डेटा आ जाए, अभी तो नहीं दिया, अभी तो आपने ब्लैंक छोड़ा, तो फिर क्या दे रहा है, ब्लैंक दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसको वैल्यू में क्या जा रहा है, ब्लैंक। जब वैल्यू में ब्लैंक जा रहा है तो डेटा क्या कर देगा, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब नल, समझ रही। अब हमने जाना है क्यूरी पे, क्यूरी पे दोबारा जाओ, तो अब इस पे आओ, तो ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि पी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर में कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो डीपीटी अंदर जाएगा और वो फिर ईएमपी से डेटा उठा के लाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई, वरना और हम ये डीपीटी एनओ के आगे ही लिख देते हैं, और वरना क्या हो,
वरना DPTNO नल हो जाए। DPTNO या तो इसमें कोई वैल्यू दे या फिर ब्लैंक दे दे, कुछ ना दे तो ऑटोमेटिक सब डेटा उठा लेगा। ठीक है, मैंने कहा वरना P_DPTNO। अच्छा, ये ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, ये जो और लगाया ना आपने, और के बाद DPTNO इज नल, पूरा जुमला लिखोगे। क्या लिखोगे? पहले तो DPTNO इज इक्वल टू P_DPTNO या फिर P_DPTNO क्या हो? नल हो। और ये जहां से स्टार्ट हो रहा था वेयर क्लॉज, उसके शुरू में ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट से ओपन किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। क्लियर है भाई? अब हम इसको, समझ आई आपको किस तरह लगा है? अब हम इसको बंद कर देंगे, ओके कर देंगे, Ctrl+S लाजमी चलाएं भाई। 10 नंबर डेटा दिया, 30 नंबर डेटा दिया, ब्लैंक सब चाहिए मुझे, सब आ गया। ठीक है भाई, तो ये सब आ गया। सब आने के लिए क्या करते हैं कि DPTNO जहां पैरामीटर होता है, पैरामीटर वेयर दिस पैरामीटर या ये पैरामीटर नल हो जाए। आई समझ में भाई? ये होती है कहानी, समझ आ गई? अब आपके ख्वाहिश आई कि भाई ये सैलरी जो है ना, सैलरी ये टोटल होके आ जाए नीचे। क्या होके आ जाए? टोटल होके आ जाए। अब टोटल होके आ जाए नीचे तो क्या होना चाहिए? गौर से देखो, मतलब एक तो ये हो गई हेडिंग, किस में आया? रिपीटिंग फ्रेम में। ये जो डेटा आया, एक्सपेंड हो रहा है ना डेटा, रिपीटिंग फ्रेम में आया। जो नीचे टोटल, एक टोटल भी लग जाएगा यहाँ पर, जो भी टोटल आए, लेकिन वो एक टोटल क्या आ जाएगा? क्या टोटल भी बार बार रिपीट होगा? टोटल तो एक मर्तबा होता है, तो क्या टोटल को रिपीटिंग फ्रेम में रखना चाहिए? नहीं, रिपीटिंग फ्रेम में तो उसको रखा जाता है जो बार बार रिपीट हो। टोटल तो बार बार रिपीट नहीं होगा, टोटल तो एक ही बार आएगा। तो टोटल को कौन सी फील्ड में रखना, कौन से फ्रेम में रखना पड़ेगा? फिक्स फ्रेम में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, हो सकता है ये अभी एक ये टोटल बना रहे हो, बाद में और कोई कमीशन का भी टोटल चाहिए हो तब भी आए। इसका मतलब नीचे एक लाइन, एक आपको फ्रेम एक और ऐड करनी पड़ेगी और उसके अंदर उस टोटल को रखना पड़ेगा। अब क्या हम उसके नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। क्यों भाई? हाँ, करना पड़ेगा, वो तो कर तो सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप बोलो नहीं। अच्छा जी, इस पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेन फ्रेम को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मेन फ्रेम को एक्सपेंड करने के लिए क्या है? एम्प्लॉय क्लिक किया, पेरेंट, उसके बाद इसका पेरेंट, और इसको ऊपर से नीचे तक इतना कर दो कि भाई इसमें ही आ जाए। अब क्या करें? ये तो रिपीटिंग, ये तो मेन फ्रेम ही एक्सपेंड हुआ है। क्या हम यहाँ पर एक फील्ड लगा दें? फिक्स फ्रेम लेके उसके अंदर लगा, बेहतरीन तरीका। ठीक है, वो सारे होते हैं सारे, वो ऐसे ही लगा देना। फिर क्या होता है? सर ये समरी कॉलम आउट हो रही है, सर ये समरी कॉलम आगे पीछे हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो तरीके से करो ना, तरीके से काम करो, कोई आउट नहीं होती, सारी रिपोर्ट एक जैसी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? फिक्स फ्रेम है। फिक्स फ्रेम कहाँ है भाई? उल्टे हाथ पे ये रहा, क्लिक किया और इसके अंदर आएंगे, ऊपर कहीं नहीं जाएंगे बल्कि इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर ऐसे आएंगे कि इसके अंदर ही रहे। देखो, छोटा बढ़ा दो, इतना सा बना दो फिलहाल। बाहर क्लिक किया, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाओ और इसको यूं बड़ा कर दो। ये क्या बन गया? फिक्स फ्रेम। फिक्स फ्रेम बन गया। क्या इस फिक्स फ्रेम की वर्टिकल इलास्टिसिटी बढ़ानी चाहिए? क्या हमने हेडिंग की बढ़ाई थी वर्टिकल इलास्टिसिटी? नहीं बढ़ाई थी। हमने किस किस की बढ़ाई थी? एक तो मेन फ्रेम की बढ़ाई थी और एक रिपीटिंग फ्रेम की, ताकि रिपीटिंग फ्रेम जब एक्सपैंड हो तो मेन फ्रेम की अगर आपने फिक्स कर दी तो मेन फ्रेम इसको रोकेगा। समझ आ रही? तो मेन फ्रेम और रिपीटिंग फ्रेम दो चीज की बढ़ाई जाती है, फिक्स फ्रेम की नहीं बढ़ाई जाती है, वर्टिकल इलास्टिसिटी की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज होती ही नहीं है कि वो बढ़े। ठीक है, अब क्या करें? अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पर क्या आ जाए? इसका टोटल आ जाए, इसका टोटल आ जाए। अब हम टोटल कहाँ से लेके आए? अब हम इसका टोटल कहाँ से लाएं? तो हमें डेटा मॉडल पे जाना पड़ेगा। समरी कॉलम लगाना है अभी हमें। क्या करना है? कॉलम, सम कॉलम। एक्सेल में लगाते हैं समरी कॉलम, तो समरी कॉलम में जाते हैं। इसके साथ डेटा मॉडल पे आ जाओ। डेटा मॉडल पे आ गया। डेटा मॉडल इक्वल टू सम लगाते हो, वो चीज इसमें भी लगेगी, लेकिन इसमें तरीका अलग होगा। अच्छा,
अब मुझे बताओ रिपोर्ट कौन सी बना रहे हो? टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट में कोई ग्रुप तो नहीं बनता, ग्रुप वाइज तो नहीं है ना, 10 नंबर के डेटा 20 नंबर का डेटा, ऐसा तो नहीं। तो इसमें जो समरी होगी वो क्या ग्रुप पे होगी या फॉर्म रिपोर्ट पे होगी? पूरे रिपोर्ट पे होगी, इस पे रिपोर्ट पे होगी। अच्छा, इसमें एक तरीका भी होता है क्या हर पेज पे टोटल करना है या ओवरऑल पूरे रिपोर्ट में करना है? हर पेज पे तो टोटल नहीं करवाई जाती। 4 रिपोर्टें हैं, 4 रिपोर्टों को मर्ज करके सबसे एंड में टोटल आ जाए तो वो कहलाती है रिपोर्ट पे टोटल। क्या कहलाती है? रिपोर्ट पे टोटल। रिपोर्ट पे टोटल के लिए रिपोर्ट का इतना बड़ा एरिया है, ये देखो इसके पीछे जितना भी एरिया है ना, यहां से यहां तक, ये क्या है? ये रिपोर्ट का एरिया। इस पे अगर कोई कॉलम रखोगे तो वो किस पे सेट हो जाएगी? रिपोर्ट पे या फिर पेज पे, दो चीज पे। लेकिन आपको फिर सेट करना पड़ता है, इसको रिपोर्ट पे सेट करो या फिर पेज पे सेट करो। ठीक है, अब हम समरी कॉलम लगाना है। समरी कॉलम कहाँ है? उल्टे हाथ पे देखो, ये रहा समरी कॉलम, ये रहा फंक्शन फार्मूला कॉलम। तो हमने तो अभी फार्मूला कॉलम पढ़ा भी नहीं है, हम तो समरी कॉलम पढ़ने जा रहे हैं। समरी कॉलम क्लिक करो और यहाँ पर एक समरी कॉलम छोटा सा बना दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ रख दो, कहीं पे भी खेलते रहो, ये पूरी जगह इसकी है। ठीक है, अब आपका क्या करो, अब ये तो CS1 है, ये क्या है? ये CS1। CS1 क्या है? समरी कॉलम है। CS समरी कॉलम है और CF फार्मूला कॉलम है। CF फार्मूला कॉलम जब उठाओगे ना CF आएगा और समरी कॉलम उठाओगे तो क्या आएगा? CS आएगा। ठीक है, अब इस CS1 को बाद में अगर कोई रिपोर्ट उठाए, यार CS1 ये क्या है, फिर उसको डबल क्लिक करके देखना पड़ेगा कि किसका कॉलम किसका सम हो रहा है। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम CS अंडरस्कोर जो जिस फील्ड का सम कर रहे हो उसका नाम लिख देंगे, CS अंडरस्कोर सेल। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये हमें सब कुछ करके देगा ना। F4 कर दो या डबल क्लिक कर दो। सबसे पहले इसका नाम, नेम क्या है? CS1। हमने कहा नहीं, CS1 नहीं है बल्कि CS सेल है, समरी कॉलम समरी सेल। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है भाई ये टाइप क्या है? समरी टाइप। समरी कहते हैं ग्रुप फंक्शन लगाना। ग्रुप फंक्शन ये जो लगाया जा रहा है इसकी टाइप क्या है? टाइप ये समरी कॉलम है जो वहां से सेलेक्ट हो चुके हो। नीचे आओ, डेटा किसमें देगा? नंबर में 2000 2000 2000 6000 नंबर ही आएगा। इसकी विड्थ 10 डिजिट, काई दे सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये तकरीबन करोड़ तक जा रही है, कोई मसला नहीं, इतनी नहीं होगी। ठीक है, नीचे आ जाओ भाई, कह रहा है फंक्शन कौन सा लगाना है? सम लगाना है, काउंट लगाना है, एवीजी लगाना है, मिनिमम लगाना है, मैक्सिमम लगाना है, बहुत सारा वो सब कुछ मौजूद है। वो सब कुछ मौजूद है जो आप ग्रुप कॉलम में पढ़ के आए हो। अपने का सम लगाना है, किस पे लगाना है? सोर्स भी डिफाइन कर दो भाई। तो सैलरी हमारी सोर्स क्या है? वो इसकी फील्ड फ्रेम पे, रिपीटिंग फ्रेम पे ग्रुप सोर्स होता है और फील्ड पे क्या होती है? मतलब किसी भी फ्रंट पे जो फील्ड होती है उसके बैकएंड पे जो कॉलम्स होते हैं वो सोर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या सोर्स है? किसको सम करना है? हमने कहा सेल को, तो सेल को सम करना है। किस पे सम करना है? रीसेट एट किस पे करना है? रिपोर्ट पे करना है या पेज पे करना है? हमने कहा नहीं, हर पेज पे नहीं, रिपोर्ट पे। ये हो गई कहानी, और नीचे कुछ भी नहीं है, कैंसिल कर दो, बाहर आ जाओ। ये अब आपका CS सेल समरी कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, अब आओ इसको लगाने के लिए यहाँ पर किसके अंदर? ग्रुप के अंदर नहीं है समरी कॉलम या फार्मूला कॉलम। आप किस पे बना रहे हो? ग्रुप पे बनाओगे तो फिर इसके अंदर 2 ग्रुप बनाएंगे ना, फिर उसके अंदर हाँ अभी ग्रुप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम टेबलर पढ़ रहे हैं तो टेबलर में यही रखा जाता है, टेबलर में यहीं पे रखा जाता है। टेबलर में कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम समरी किस बेस पे करवा रहे हैं। ठीक है, जब ग्रुप वाइज करोगे तो ग्रुप वाइज 2 टोटल हो जाएंगे, एक 10 नंबर का टोटल, 20 नंबर का टोटल, 30 नंबर का टोटल और एक ओवरऑल टोटल। जो ओवरऑल टोटल होगा वो यहाँ रखा जाएगा, लेकिन 10 नंबर का टोटल वो ग्रुप में रखा जाएगा, 20 नंबर का टोटल वो ग्रुप में रखा जाएगा। क्लियर? अच्छा भाई, CS सेल हो गया। अब हम यहाँ पर लगाने हैं, टाइम क्या हो रहा है? लड़के आए नहीं आज, कुरंगी वाले लड़के हैं यार, हालात तो सदर में खराब है। क्या नो 8 9 कौन से बज रहा है भाई? 8 बज रहे हैं यार। अच्छा भाई, समरी कॉलम। अब समरी कॉलम हम क्या करेंगे? इस क्या करेंगे? अब
वहां तो बना लिया ना, अब यहां पर हमने फील्ड कॉपी करनी है, या तो ये उठा लो, लेकिन अब इसको उठाओगे फिर इसका फॉन्ट सेट करोगे, फिर इसकी हाइट सेट करोगे। इससे बेहतर ये है कि जो बनी हुई फील्ड है ना ये ऊपर वाली, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो और कंट्रोल एक्स करो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी पे ये क्या हुआ, ये इसी रिपीटिंग फ्रेम पे कॉपी हो गया। हमने इस रिपीटिंग ऊपर वाले रिपीटिंग फ्रेम पे कॉपी नहीं करना, बल्कि कौन सी रिपीटिंग फ्रेम पे, रिपीटिंग फ्रेम पे करना ही नहीं, हमने तो नीचे वाले पे कॉपी करना है। तो हमेशा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप इसको कंट्रोल एक्स करो ताकि गायब हो गया, इस पे क्लिक करो और आप कंट्रोल वी करो, वरना वो क्या, वो उसी का हिस्सा बन जाता है। आगे पीछे करोगे थोड़ी सी तो क्या करेगा, उसी के अंदर घुस जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या है, अब इसको कहीं पे भी लेके जाओ, रखो यहीं पे, ठीक है। अब इस पे जाओ, अब इसको डबल क्लिक करो, क्योंकि ऊपर वाले का भी सोर्स सेट किया था ना, या इसके भी सोर्स सेट होगा। अब इसका सोर्स सेल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, CS सेल, CS। ठीक है भाई, बंद करो उसको, कंट्रोल एस, चलाओ इसको, क्या ब्लैंक दे दिया नीचे चलते सर। अब आप बोलते हो यार नहीं यार, हेडिंग जो होती है वो थोड़ी डार्क होनी चाहिए, ये अब आपकी ख्वाहिशात है, रिपोर्ट बनाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बोल्ड कर दो उसको थोड़ा, ठीक है। अब आपको यार ये तो आ रहा है, इसके उल्टा हाथ में टोटल लिखा हुआ है रेड कलर में, शाइनिंग मारता हुआ, ठीक है। अब क्या करें उसके लिए, अब या तो ये उठा लो, या आप बोलो यार अब ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स क्लिक करो, अपना फिक्स फ्रेम को कंट्रोल वी, अब ये इसी का हिस्सा हो गया। अब आपको इसको सेंटर में करता हूँ और इसकी जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से हटेगा ये लाइन कलर, मैंने कहा लाइन कलर नो लाइन कलर, और इसको जरा रेड कर दो, रेड मैंने कहा ये रेड कर दो, रन करो, ब्लैंक करो जी, टोटल आ गया ना, हाँ सॉरी टोटल क्या आएगा यहाँ पर, टोटल सैलरी नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ टोटल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि तो सैलरी का टोटल होगा ना, इसी के आगे जब कमीशन का टोटल बता रहे हो तो सिर्फ सैलरी टोटल सैलरी तो गलत हो जाएगा भाई। समझ आइए आपको, हाँ अभी तो आगे भाग रहे हो, आगे भाग रहे हो, ठीक है भाई, अभी तो आगे भाग रहे हो ना भाई। ये टेबुलर रिपोर्ट है, टेबुलर रिपोर्ट आगे क्या है, वो ग्रुप वाइज में है, ये समझ आई भाई आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं, मसला क्लियर हो गई। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि फार्मूला कॉलम क्या होता है, फार्मूला कॉलम भी हम लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला कॉलम के लिए आपको थोड़ी बहुत PLSQL आनी चाहिए। अब आप उल्टा पढ़ोगे, आप रिपोर्ट में PLSQL यूज करके PLSQL पढ़ लोगे, PLSQL होता क्या है इसमें, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर जब PLSQL पढ़ोगे, क्या चीज पढ़ी हुई है, अच्छा तो इस पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि एक फार्मूला कॉलम लगाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमने ज्वाइनिंग नहीं लगाई, हमारी ख्वाहिश ये है कि यार एक और फील्ड यहाँ पर बन जाए, स्क्रीन पे देखो, डिपार्टमेंट नंबर के बाद एक और फील्ड बन जाए, उस फील्ड के अंदर 10 नंबर हो तो 10 नंबर का वो आ जाए, क्या आ जाए, डिपार्टमेंट नेम। तुम टोटल भी लगे रहो, 20 नंबर आया तो 20 नंबर का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, 30 नंबर आया तो 30 नंबर का डिपार्टमेंट नेम, और जब 50 नंबर आया तो 50 नंबर का डिपार्टमेंट नेम आ जाए, समझे, उसका डिपार्टमेंट नेम आ जाए। अब क्या करें, अब इसके लिए कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा या फिर ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। वैसे तो ये ज्वाइनिंग से होना चाहिए, लेकिन फार्मूला कॉलम कैसे यूज होता है वो सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फार्मूला कॉलम कैसे यूज होगा। अब ये जो कॉलम होगा, ये कॉलम अब क्या रिपोर्ट बेस होगा, ये ग्रुप इसके अंदर रखना पड़ेगा, रिपीटिंग फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा इस कॉलम को। फार्मूला कॉलम बनाऊंगा, फार्मूला कॉलम जो बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई जब 10 नंबर आए
तो 10 नंबर के आगे डिपार्टमेंट का नाम जो 10 नंबर वाला है वो आ जाए। मिसाल के तौर पर IT क्या है 10 नंबर, रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च आ जाए। 20 नंबर वाला अकाउंट्स लिखा हुआ आ जाए। समझ रहे हो? तो इस फील्ड को जो फील्ड बनाऊंगा ये बनाऊंगा फार्मूला कॉलम से। क्या बनाऊंगा? फार्मूला कॉलम से। मैं कहूंगा फला है तो ये आ जाए, फला है तो ये आ जाए, फला है तो ये आ जाए। ठीक है? हाँ, ये जो फार्मूला कॉलम है, ये फार्मूला कॉलम पे आप रिटर्न क्या करवा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। लाजमी बात तो नहीं है फार्मूला कॉलम जो है वो नंबर ही रिटर्न करे, वो तो एक्सेल में था। यहाँ पर ये है कि आप अगर वेयर क्लॉज में 10 नंबर दो तो वापसी में आपको करेक्टर देगा, तो फार्मूला कॉलम को सेट करना पड़ता है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फार्मूला कॉलम मैं लगाऊंगा ये किस पे लगाऊंगा? रिपोर्ट पे लगाऊंगा या वहां रखूंगा जहाँ पर आपकी फील्ड आ रही है, जहाँ पर आपकी फील्ड आ रही है, जहाँ पर वो फील्ड रिपीट होगी। अब आपकी फील्ड कहाँ रिपीट होगी? यहाँ पर रखूंगा कि ये डेटा रिपीट हो रहा है ना, बार वाला डेटा तो रिपीट नहीं हो रहा। मैं कहा ठीक है, मैं कहूँगा यार एक फार्मूला कॉलम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ पर? समझ आ रही है कि फार्मूला कॉलम किस लिए यूज होगा? डिपार्टमेंट का नेम आए, अब 14 रोज हैं तो 14 मरतबा रिपीट होगा। हमने कहा यार ये इसको फार्मूला कॉलम ये रहा। हमने कहा इसको क्लिक करो। हाँ, ग्रुप में नहीं आएगा। हाँ, ये इस ग्रुप में आएगा अगर इसको आप ग्रुप कह रहे हो। GAMPNO देखो, GAMPNO के अंदर रख दिया। क्यों? क्योंकि जब स्मिथ है, स्मिथ के सामने उसी का रिकॉर्ड, स्मिथ के बाद जो दूसरा आएगा उसका डिपार्टमेंट, तो स्मिथ वगैरह भी तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये इसलिए यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसको इसी वजह से यहाँ पर रखना पड़ेगा क्योंकि इसको रिपीट करवाना है मुझे, हर रो के साथ रिपीट करवाना है। ठीक है? अब मैंने कहा CF1 सही नहीं है, इसको क्या आना चाहिए? इसको CF_DNAME लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? CF_DNAME लिख देते हैं। अच्छा, CF_DNAME। अब CF_DNAME जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें क्या वैल्यू जाएगी कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा? DPTNO जाएगा ना। जब उसके अंदर DPTNO जाएगा भाई, जब इसको रन करूंगा, इसको उड़ाता हूं मैं, फ्रेम यहां पर लगा दिया मैंने। अब मैं कहूंगा कि भाई ये जो DNAME आएगा वो DNAME किस बेस पे आएगा? क्या सैलरी की बिना पे आएगा? क्या ये हायर डेट की बुनियाद पे आएगा? नहीं, ये डिपार्टमेंट नंबर की बुनियाद पे आएगा। वो उल्टे हाथ वाले को देखेगा, हाँ भाई ये डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो रिटर्न 10 नंबर डिपार्टमेंट वाला करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वेयर क्लॉज में क्या आना चाहिए? वेयर क्लॉज में ये फील्ड जाएगी, क्या जाएगी? ये फील्ड जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर जाएगी। अब यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 2 है, एक डिपार्टमेंट नंबर के तो वो पैरामीटर है जो हम शुरू में दे रहा हूँ, जो है P_डिपार्टमेंट नंबर। वो क्या है? P_डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन अगर उसमें मैंने ब्लैंक फेंक दिया तो वो एरर दे देगा। हमें तो ये वाली फील्ड है, जो ये फील्ड पड़ी हुई है DPTNO, हमें इससे वेयर क्लॉज लगाएंगे। खैर किस तरह लगाएंगे मैं दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग उम्मीद है सीख जाओगे। अच्छा, ये फार्मूला कॉलम, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया मैंने कहा डबल क्लिक, मैंने कहा CF, ये है DNAME, इंतहाई अहम है, देख लीजिएगा। ठीक है? नंबर नहीं आएगा, रिटर्न में क्या वैल्यू देगा? वर्ड चार्ट 2 कैरेक्टर देगा। कैरेक्टर मैक्सिमम कैरेक्टर कितनी दे देगा? 40। मैंने कहा यार 40 अकाउंट्स और ये 50 दे देते हैं। हम तो तुक्का लगाते हैं, हम तो बातों का 100 भी डाल देते होते हैं, रियल में कर रहे होते हैं 120, 200। सप्लायर के नेम, कस्टमर का नाम कहीं पे चाहिए तो कस्टमर का नाम हो सकता है बड़ा हो, 100 कैरेक्टर पे हो, 150 कैरेक्टर पे हो, तो 40 पे तो एरर दे देगा ना वो। तो इसलिए हम, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर DNAME में 50 से ऊपर गया नहीं है वो, अकाउंटिंग और ये वो। ठीक है? अब हमने कहा ये कैरेक्टर आएगा और रिटर्न 50 डिजिट तक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। क्लियर है? अब हमने कहा जाते हैं PLSQL, और कुछ नहीं छेड़ेंगे PLSQL फॉर्मूला, नाम और रिटर्न क्या करवाना है और लेंथ। अब हम जाएंगे PLSQL फार्मूले पे, डबल क्लिक किया हमने, ये आ गया हमारा फार्मूला। यहाँ पर हम अब अपनी क्वेरी लगाएंगे। ये कहलाता है PLSQL का ब्लॉक। क्या कहलाता है? PLSQL का ब्लॉक। जो आगे पढ़ेंगे वो स्टार्ट होता है बिगिन से, खत्म होता है एंड पे। कहाँ स्टार्ट होता है? बिगिन से, और खत्म होता है एंड पे। बिगिन से पहले क्या होता है? बिगिन से पहले कहता है कि भाई
आपको कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो बिगिन से ऊपर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो। वेरिएबल क्या होता है? काम चलाने के लिए, या समझ लो डमी या बफर में कुछ वैल्यू अगर आपको पास आउट करवाना है तो उसमें फेंक देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं यहां पर लिखूंगा, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना, जो मेरा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट अब मैंने यहां पर लिखूंगा। मतलब रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए वापसी में? डी नेम आना चाहिए। मैंने कहा v अंडरस्कोर डी नेम, v अंडरस्कोर डी नेम, v अंडरस्कोर डी नेम। और v अंडरस्कोर डी नेम में क्या होगी डेटा टाइप? जो मैंने बाहर लिखी है, जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पर लिखूंगा। मैंने कहा वर्चार 250 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, और अगर मैंने बिगिन और एंड के दरमियान नल लिख दिया और इसको कंपाइल किया तब वो बगैर एरर दिए इसको कंपाइल कर देगा। लेकिन फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये क्या बना है यहाँ पर फंक्शन बना है। क्या बना है? फंक्शन बना है। जब आप PLSQL फंक्शन पे आए, क्लिक किया तो इसमें फंक्शन बना है। अब मैं कहूंगा भाई सबसे पहले तो v_d नेम के अंदर नाम फेंके। नाम कैसे फेंकेगा भाई? उल्टे हाथ पे क्या आना चाहिए? 10 नंबर आना चाहिए। मैं कहा सेलेक्ट d नेम फ्रॉम dpt where dptno is equal to 10 अकाउंटिंग। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये डी नेम ये कैसे उठा के फेंकूं? इसको मैं इनटू करूंगा उस वेरिएबल में, इसमें उस वेरिएबल में इनटू करूंगा। मैं कहूंगा नल हटाऊंगा और यहां कहूंगा सेलेक्ट डी नेम इनटू किसमें? v अंडरस्कोर डी नेम। कहां से? फ्रॉम किससे? dpt से। लेकिन वेयर क्या? dptno इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? कॉलन dptno। p अंडरस्कोर dptno नहीं, बल्कि ये फील्ड जो क्यूरी से आई है वो क्यूरी वाली फील्ड को ही उठानी है, तो वो कॉलन dptno उठाना पड़ेगा। अगर वो उठाएंगे जो रिपोर्ट रन करते हुए दे रहे हैं तो उसको तो ब्लैंक भी फेंकूंगा। जब मैं ब्लैंक फेंकूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो मैं क्या करेगा? रिटर्न फंक्शन को लाजमी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, तो वो एरर देगा। समझ आई बात? ठीक है, सॉरी नहीं, फंक्शन में डिक्लेयर की नहीं लिखा जाता। वो जब PLSQL ब्लॉक बना रहे हो तो तब डिक्लेयर होता है। अब मैंने कहा यार ये पूरी क्यूरी है, इस क्यूरी को मैं एक और बिगिन में लिख दूं। इस क्यूरी को ऐसे नहीं, इसको एक और बिगिन में और इसको एंड कर दूं। ठीक है, मैंने बिगिन एक तो गिफ्ट में मिला हुआ बिगिन और एंड था। मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा है उसको एक अलग बिगिन और एंड में लिखा है। अच्छा, जब बिगिन और एंड में सेलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं ना और इनटू ना लगाओ तो वो एरर देता है। वो कहता है भाई एन इनटू क्लॉज इज एक्सपेक्टेड। एक एक्सपेक्टेशन थी कि इनटू क्लास आता, लेकिन नहीं आया आपकी तरफ से। हम बोलते हैं नहीं भाई ये फिर ये डेटा गया कहाँ? तो डेटा तो नीचे वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम बोलते हैं नहीं, इसको इनटू में फेंको। किस में फेंको? v अंडरस्कोर डी नेम, v अंडरस्कोर डी नेम। सर अभी ये डी नेम कहां से उठा रहा है? वो तो डीपीटी का वो है। डीपीटी से 10 नंबर आएगा, 10 नंबर ये डी नेम को उठाएगा और इस डी नेम को ऊपर v डी नेम में फेंकेगा। एक्चुअली करा हुआ अभी सर हमने रिपोर्ट में डीपीटी का अलग कॉलम, जैसे अभी डीएनपी का पूरा एक कॉलम आएगा, सारा अपने सिलेक्ट करना है कॉलम। ऐसे डीपीटी का जो डायरेक्ट डेटाबेस से करेगा, डायरेक्ट डेटाबेस से उठाएगा। हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात कि वो उठाएगा नहीं, हर क्यूरी पे ये उठा के लेके आएगा। लेकिन ये बेस्ट क्या है? ज्वाइनिंग लगाओ। तो आपको फार्मूला कॉलम किस तरह बनाते हैं इसके लिए बताया। असल फार्मूला कॉलम तो उसी वक्त आपको समझ आएगी जब आप PLSQL पढ़ोगे। ठीक है भाई। खैर, ये जब मैंने कहा सेलेक्ट डी नेम इनटू डी नेम फ्रॉम dpt वेयर dptno इज इक्वल टू कॉलन dptno। अब ये dptno क्या है? ये dpt का डी नेम है, dptno है। और ये dptno क्या है? जो रिपोर्ट पे dptno आ रहा है। ठीक है, और इसमें इस बिगिन के एंड में एक लगता है एक्सेप्शन। क्या लगता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में देखते हैं व्हेन नो डेटा फाउंड।
हमने कहा व्हेन नो डेटा फाउंड, इसका मतलब है कि अगर डेटा नहीं मिलता देन क्या करें, v अंडरस्कोर डी नेम के अंदर, v अंडरस्कोर डी नेम के अंदर हमने कहा इसमें na फिकवा दे। क्यों? क्योंकि फंक्शन को रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू मिलना लाजमी है, अगर नहीं मिला तो एरर दे देगा, इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड देन v अंडरस्कोर डी नेम क्या रिटर्न करे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये तो यहां से यहां तक तो मैंने कर दिया, और ये फेंक क्या रहा है, ये कहां फेंक रहा है डेटा, ये निकाल के ये v अंडरस्कोर डी नेम में फेंक रहा है। जब यहां से यहां तक मैंने कहानी लिख दी, अब मैं कहूंगा सबसे एंड में जो इन्होंने इन्होंने मेरे एंड में और इसके एंड के दरमियान में लिखूंगा रिटर्न, क्या लिखूंगा, रिटर्न, क्या रिटर्न, v अंडरस्कोर डी नेम, v अंडरस्कोर डी नेम, और इसको कंपाइल कर दूंगा। और अब ये फार्मूला बन चुका है, क्या कहां बना है ये, cf अंडरस्कोर डी नेम। अब मैं आता हूं यहाँ पर, अब मुझे cf अंडरस्कोर डी नेम लगाना है कहाँ, इसके साथ, और उसका नाम क्या लिखना है, डी नेम। कैसे जाऊं, उसको खोलना पड़ेगा, dbden ने उठाया, पेरेंट बड़ा किया, फिर इसको 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 बड़ा किया, फिर dbden होगा, इसको बड़ा किया, इसको क्लिक किया, इसको बड़ा किया। अब चूंकि इसी में चाहिए तो कंट्रोल C कंट्रोल V, अब कंट्रोल X करने की जरूरत नहीं है, क्यों, सेम फ्रेम है, किसी और फ्रेम में लगाना होता तो कंट्रोल X करके उस फ्रेम पे क्लिक करके कंट्रोल V करना। ठीक है भाई, और इसको कंट्रोल C कंट्रोल V किया, हम इसका नाम ऐसे लिख देते हैं डी नेम। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डबल क्लिक किया F4, और इसको क्या नाम लिख देंगे, cf डी नेम, cf डी नेम। और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, क्या, ब्लैंक देंगे। आ गया, क्या आया, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स, MIS। लेकिन ये तरीका गलत है, फार्मूला इस मकसद के लिए यूज नहीं होता, वरना ये क्या कर रहा है पता है, ये फार्मूला हर लाइन पे रिपीट, हर लाइन पे डेटाबेस से वैल्यू उठा के ला रहा है, हर लाइन पे जब आप डेटाबेस से वैल्यू उठा के लाओगे, अभी तो 14 रिकॉर्ड है, जब 14 लाख रिकॉर्ड होंगे तो क्या करेगा वो, टाइम देगा, हैंग कर देगा। तो ये मकसद के लिए डीनेम यूज नहीं होता, डीनेम ये मकसद के लिए फार्मूला कॉलम यूज नहीं होता। ये डीनेम उठाना था तो मैंने आपको लोगों ज्वाइनिंग बताई, वहां से ज्वाइनिंग करके आप डीनेम उठा लें, लेकिन फार्मूला कॉलम कैसे यूज होता है, तो ऐसे यूज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, समझ आई भाई क्यूरी। अब आप इसमें 10 नंबर चलाओ, 20 नंबर लिखो, 30 नंबर लिखो, आई समझ में। अब आप कहो कि क्लिक किया मैंने, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मुझे पता ही नहीं है, यूजर को पता ही नहीं है। यूजर जब रन करे तो इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। क्या मैंने कहा कि जब रन हो तो यूजर को नहीं पता कि इसमें 10 नंबर डालना है, 20 नंबर डालना है, 30 नंबर डालना है, 40 नंबर डालना है। यूजर के पास क्या है, यूजर के पास खुद ही लिस्ट आ जाए, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, खुद ही लिस्ट आ जाए ना यूजर के पास। ठीक है, चेक बॉक्स तो चेक होते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाए, कॉम्बो बॉक्स आ जाए, क्या आ जाए, LOV कहाँ से हो गया, लिस्ट आइटम और LOV में डिफरेंस है, LOV कंट्रोल L F9 करने से आता है LOV, ये लिस्ट आइटम है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए कहाँ जाए, ये क्या खुला था, पैरामीटर फॉर्म। तो मैंने कहा था पैरामीटर फॉर्म भी होता है एक जगह पे, पेपर डिजाइन, और ये है पेपर पैरामीटर फॉर्म। क्या है ये, पैरामीटर फॉर्म। पैरामीटर फॉर्म पे आ जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ जो टूल्स पे कहाँ होता है पैरामीटर फॉर्म, यार पैरामीटर फॉर्म बिल्डर,
पैरामीटर फॉर्म पे आए यहाँ से, ये देखो ये डेटा मॉडल है, ये पेपर लेआउट है, और यहाँ से आए पैरामीटर फॉर्म है। क्योंकि अभी आप किस पे काम करने वाले हो भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे 10, 20, 30, 40, 50 खुद लिखा हुआ आ जाए। तो ये कौन सा व्यवस्था है? ये पैरामीटर फॉर्म है, मुझे पैरामीटर फॉर्म पे काम करना है, ठीक है। अब मुझे पैरामीटर फॉर्म पे काम करना है तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा? ये पैरामीटर फॉर्म पे, पेपर पैरामीटर फॉर्म सबसे एंड पे, इस पे आए, और फिर ये कहता है कि यहाँ पर तो ब्लैंक है, पैरामीटर फॉर्म ड्रॉ करो उस पर। या तो पैरामीटर फॉर्म ड्रॉ कर लो, या ये कर रहा हूँ कि टूल्स पे आओ, यहाँ पर होता है पैरामीटर फॉर्म बिल्डर। अब पैरामीटर फॉर्म बिल्डर भी होता है, क्लिक करो। अब ये कहेगा भाई ये टाइटल जो भी आप देना चाहो, मेरा टाइटल है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है हिंट देना है पैरामीटर के लिए, मैंने कहा छोड़ दो, नीचे आ जाओ, डेस्क टाइप वेस्ट टाइप सब कुछ हट गया। मैंने कहा, इसने कहा कि p_dptno, p_dptno, मैंने कहा p_dptno। अच्छा, इसमें ये यहाँ से सेट नहीं होगा, ये सेट होगा, देखो ये तो बिल्डर था ना, तो इसके लिए भी एक होता है, ये चूंकि किस पे बना हुआ था, रिपोर्ट पे, तो ये डेटा मॉड्यूल पे, डेटा मॉड्यूल पे ये देखो यूजर पैरामीटर, कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो सिस्टम पैरामीटर होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं, तो बैंड पैरामीटर, तो बैंड पैरामीटर हमने बनाया है, यूजर पैरामीटर। इसको इस पे आ जाओ, इस पर डबल क्लिक करो, p_dptno है ना भाई, इसको डबल क्लिक किया। अब इस पर डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज लगा दो, ठीक है। ये इसका लिस्ट ऑफ वैल्यू है, ये फॉर्म का लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बनता क्या है, ये बनेगा कॉम्बो बॉक्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टैटिक वैल्यू देनी है आपने, 1 by 1 वैल्यू फिरवानी है, या सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाना है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाना है। क्या सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाना है? डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से आएंगे, कितने डिपार्टमेंट है, डीपीटी से आएंगे, तो मैंने कहा dptno से डालो सेलेक्ट dptno। इसमें एक होता है, एक तो डिस्प्ले के लिए और एक वैल्यू पास करने के लिए, दो मर्तबा लिखी जाती है, एक डिस्प्ले के लिए और एक वैल्यू पास करने के लिए। फ्रॉम कॉमा, दो कॉमा रखना, ठीक है। और मैंने कहा रिस्ट्रिक्ट वैल्यू तो टू प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, मैंने कहा नहीं, the data type of parameter does not match the data type of its source column। क्या कह रहे हैं, रिटर्न कैरेक्टर। अच्छा, ये कर देंगे नंबर, क्या बात हो रही है, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब मैंने कहा सेलेक्ट dptno फ्रॉम dpt, ठीक है, क्या गया। अब हम इसको चलाएंगे, अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्या आ गया, लिस्ट ऑफ वैल्यू नहीं है, ये कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। अब उसने कहा 10 by 10, 20 by 20, 30 by 30, पहली वैल्यू तो अंदर, इसके अंदर वैल्यू जा रही है, पहली वैल्यू इसमें जा रही है। अब आप कहो यार 20, 30 तो मुझे नहीं पता, नाम भी दे दो भाई कि पता चल जाए, कोई बोले यार अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो अकाउंट सेलेक्ट कर लो, हम कहाँ जाएंगे, वहीं यूजर पैरामीटर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यूजर पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया है, यूजर पैरामीटर पर डबल क्लिक करेंगे और लिस्ट ऑफ वैल्यूज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे पहला जो है वो तो अंदर वैल्यू पास करने के लिए, दूसरा डिस्प्ले के लिए, तो हमने कहा दूसरा डिस्प्ले के लिए तो नाम भी आ जाए। MIS अकाउंटिंग रिसर्च सेल्स ऑपरेशन, हमने कहा यार 30 नंबर जा रहा है ना, तो 30 नंबर ना दिखाओ, जो फेंक रहे हो फेंकने दो, हमें बस क्या दिखा दो, नाम दिखा दो, सेल्स अकाउंटिंग और ये दिखा दो, समझ आ रही। तो इसमें आप और से देखोगे तो ये एक ऑप्शन दे रहा है, समझ आई आपको, रन करते हुए पहली वाली जो है फील्ड छुपानी है, तो ये ऑप्शन देता है कि क्या हाइड करनी है पहली फील्ड, देखो यहाँ पर हाइड फर्स्ट कॉलम। अब रन करो, अब रन करोगे तो वो क्या दे रहा है, MIS अकाउंटिंग रिसर्च। अब बैकएंड पे खुद ही पास हो रहा है, अकाउंटिंग सेलेक्ट किया, अकाउंटिंग आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई
सेलेक्ट करो और ऑपरेशन सेलेक्ट करो। ऑपरेशन है ही नहीं, ऑपरेशन पे कोई बंदा ही नहीं है। 50 नंबर था, नहीं पता चलेगा ना ऑपरेशन का। सेल्स, सेल्स में होगा कोई बंदा, MIS था 50, ठीक है। सेल्स क्या है, समझ आ रही है? पैरामीटर किस तरह लगा इसको, ये है 30 नंबर का सेल्स हो गया भाई। ये तरीकेकार है। इसके अंदर आप समरी कॉलम भी लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो, पैरामीटर लगा सकते हो। पैरामीटर लगाने का ये तरीका है, और इसके साथ साथ जो है समरी कॉलम लगाने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका है। क्लियर है भाई? अच्छा जी, दोबारा चलाएं। अच्छा, ऑल चलाना है तो क्या करें, ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक करो। ब्लैंक करोगे तो ब्लैंक, ठीक है भाई? समझ आई आपको समरी कॉलम कैसे लगती है और पैरामीटर किस तरह लगता है? पैरामीटर पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस तरह लगती है, इस तरह लगती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई अगर मुझे ये चाहिए हो कि अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग की हेडिंग आ रही हो, अकाउंटिंग के जितने भी एम्प्लॉयज हो वो अकाउंटिंग एम्प्लॉयज आ रहे हो, रिसर्च की एक हेडिंग आ रही हो, देखो रिसर्च रिपीट हो रहा है, रिसर्च की एक हेडिंग आ रही हो और रिसर्च के एम्प्लॉयज आ रहे हो, सेल्स की एक हेडिंग आ रही है और सेल्स के एम्प्लॉयज आ रहे हो, ठीक है। इस तरह की रिपोर्ट चाहिए तो ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी, ग्रुप बाय रिपोर्ट। ग्रुप अबव, ग्रुप लेफ्ट, मतलब आपको ग्रुप ऊपर लेके जाना है या उल्टा आपको लेके जाना है। एक ही किस्म की होती है, लोग दो दो करके पढ़ाते हैं कि भाई दो टॉपिक है, दो टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है, किस तरह मैं बताता हूँ। क्लियर है? अब मुझे ये करना है, क्या करना है, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स, MIS, किस चीज को अलग कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर को और डी नेम को, डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम को। जारी बात है, डिपार्टमेंट नंबर जहाँ जाएगा डी नेम भी उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव एज कर दूंगा, इसी को सेव एज कर दिया मैंने, कहा इसको DPT एंड नो वाइज, डिपार्टमेंट नंबर वाइज, ठीक है, ताकि आपको ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से इस रिपोर्ट को कैसे बनाया जाए। जब ये कर लोगे तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा इस पे, डेटा मॉडल पे। ग्रुप बाय किस पे कर रहे हो, ग्रुप किसको बना रहे हो, डिपार्टमेंट को। तो अब इसको क्यूरी को थोड़ा सा ऊपर करो। अब आप कहो यार ये फील्ड डायरेक्ट नहीं आ रही, अब ये डिपार्टमेंट पहले आएगा उसके बाद उसका डेटा आएगा। तो डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट से मुंसलिक जो जो चीज़ें हैं वो उस ग्रुप में जाएंगी। डिपार्टमेंट नंबर, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो डिपार्टमेंट वो है, हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर है ना। ऐसे तरीकाकार ये है कि अगर इसको यहाँ नीचे वाली चीज़ को उठा के ऊपर लेके जाओगे ना तो क्या होता है, ज़्यादातर होता ये है कि ये इसके नीचे ग्रुप बना देता है। तो एक काम क्या करो, ये डिपार्टमेंट नंबर को उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, जब ये ऊपर आ जाए ना फिर इसको ऊपर ले जाओ। अब क्या हुआ, अब ये ग्रुप बन गया, अब ये ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर के साथ क्या जाएगा, वो फार्मूला कॉलम भी जाएगा, वो फार्मूला कॉलम भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस ग्रुप पे आप फिल्टर कर रहे हो तो उस ग्रुप का कोड, उस ग्रुप का नाम सब अलग ग्रुप पे चले जाएगा। अब अगर गलती से आपने एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, तो फिर वो एरर देगा, एरर दे देगा या एबनॉर्मल जवाब देगा, ठीक है भाई। ये समझ आई आपको किस तरह आपने ग्रुप अलग कर दिया? हाँ, नहीं समझ आई? आ गई। आपने क्या किया, डिपार्टमेंट को अलग किया और आपने कहा डिपार्टमेंट के नीचे बाकी सारी चीजें हैं, यानी कि यूजर का नाम या EMPNO, ई नेम, सैलरी, वो डिपार्टमेंट से मुंसलिक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऊपर ले लो और बाकी डिटेल नीचे ले लो। वो मैंने कहा डिपार्टमेंट ऊपर ले लिया और बाकी चीजें नीचे ले ली। इसका मतलब है अब कितने ग्रुप बन गए, 2। इन ग्रुप में से कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, नीचे वाला रिपीट होगा, ऊपर वाला रिपीट नहीं होगा। जब रिसर्च सेलेक्ट हो जाएगा रिसर्च ही रहेगा, है ना, वो IT नहीं होगा, वो MIS नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। ये क्या नजर है, वो भी तो होगा ना, ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप भी तो रिपीट होगा नहीं होगा, रिसर्च रिपीट नहीं होगा। रिसर्च के बाद भाई इस ग्रुप के अंदर 4 DPTNO है,
वो तो आंसर तो पहले भी ऐसे दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपने कहा ना हेडिंग आ जाए अलग से वो एक मर्तबा सेलेक्ट, एक दफा सेलेक्ट होगा तो एक मर्तबा होगा, तो उस रिपीट का मतलब ये नहीं कि बार बार वो आ रहा हो, मतलब वो एक्सपेंड होगा ना, डिपार्टमेंट नंबर एक्सपेंड होगा ना, डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यूज चेंज होंगी नहीं होंगी, नाम एक आएगा, रिसर्च एक मर्तबा आएगा, रिसर्च के बाद आईटी आ जाएगा, आईटी के बाद जो है MIS आ जाएगा, सारी डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा, डिपार्टमेंट चेंज जो चीज वैल्यू चेंज हो रही हो, एक्सपेंड हो रही हो, तो वो दोनों एक्सपेंड होंगी। अब इसका मतलब ये है कि एक तो मेन फ्रेम हो गया, एक तो मेन फ्रेम है वो अपनी जगह पे, ठीक है। इस मेन फ्रेम किसके लिए बनाया था, वो इतने पोर्शन के लिए बनाया था, लेकिन इस पोर्शन से ऊपर भी एक और ग्रुप आ गया, इस पोर्शन से ऊपर एक और ग्रुप आ गया है, वो कौन सा ग्रुप है, वो ये वाला ग्रुप है G_DPTNO। पहले क्या था G_EMPNO, अब क्या है G_DPTNO, तो कोई मसला नहीं। अब हम चलते हैं किस पे, पेपर लेआउट पे। हम क्या करेंगे, हम एक रिपीटिंग फ्रेम बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक रिपीटिंग फ्रेम बनाएंगे, बड़ा सा रिपीटिंग फ्रेम, इतना बड़ा हो गया ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है। पहले जो था वो ग्रुप कौन सा था, G_EMPNO था ना, जो हमने सेट किया था। कैसे चेक करें, किसी भी रिपीटिंग फील्ड को सिलेक्ट करो, उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो और F4 कर दो, सोर्स किस पे सेट है वो पता चल जाएगा। सोर्स किस पे सेट है भाई, G_EMPNO, नजर आई। अब G_EMPNO से ऊपर क्या है, G_DPTNO। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे भाई कि इसको F4 सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे G_DPTNO, और इसको एक्सपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था रिपीटिंग फ्रेम को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। ये हो गई कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठाएंगे, कंट्रोल X करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जो फील्ड है, अब ऊपर कौन सी फील्ड फेंकी थी मैंने, इसके अंदर से कुछ डेटा उठा के मैंने ऊपर भी तो फेंका है, DPTNO और CFD ने। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे इसको नीचे नहीं रखना, बल्कि इसको उठा के कंट्रोल CV नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट नहीं करना, बल्कि इसी को उठा के ऊपर लेके जाना है। कंट्रोल X कहाँ रखूंगा, मेन ये इस पे रिपीटिंग वाले का, कंट्रोल V, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, चला के देखो जरा क्या डेटा सही आ रहा है, नहीं आया तो जरा डेटा गड़बड़ा लो, नहीं ऑल दिखाओ, हाँ भाई आ रहा है। अकाउंटिंग के ये बंदे, रिसर्च के ये बंदे, बाकी नेक्स्ट पेज पे चला गया। क्यों नेक्स्ट पेज पे चला गया, क्योंकि मैंने फ्रेम आगे बहुत सारे एक्सपेंड कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि भाई अब ये इसको नहीं, ऐसे नहीं, मैं कहूंगा भाई इसको ऐसे करो यूं, इसको ऐसे करो यूं, इसको ऐसे करो यूं, इसको ऐसे करो यूं। मौके की मुनासिबत से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं इसको बंद कर दो। अच्छा, इस पे भी तो जगह कम हो गई। इसके पेरेंट को सेलेक्ट करो, इसको और छोटा कर दो। इसके पेरेंट को सेलेक्ट करो, इसको और छोटा कर दो। ये इसके पेरेंट को सेलेक्ट करो, ये बड़ा है, इसको भी छोटा कर दो। ये इसका मेन फ्रेम था, इसको छोटा कर दो। इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा कर दो, इसको क्या चीज बना सकते हो, बना सकते हो अपना मेन फ्रेम। लेकिन मेन फ्रेम का मकसद ये होता है उसके अंदर अगर एक से ज्यादा चीजें हो। अब इसके अंदर एक ही चीज है, नहीं दो ग्रुप का असल में, अब वो ग्रुप के अंदर ग्रुप है, इसके ऊपर तो एक ही ग्रुप है ना, वो इसको कंट्रोल कर लेगा। हाँ रिपीट, अब एक ही में एंड वाला रिपीटिंग है ना, बनाना जो बना सकते हो, कुछ फायदा नहीं होगा इससे। अब आप कहो कि यार मैं मेन इसके ऊपर बनाना चाहूँ, तो एक मेन खींचो, ये मेन आ गया, इसको कंट्रोल X करो, इसको फिर
कर लो, मसला नहीं है, कर सकते हो, ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इसका जो मेन है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सबको क्योंकि मैंने रिपीटिंग फ्रेम को जो मेन डीपीटीएनओ वाला रिपीटिंग फ्रेम था उसको तो मैंने एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक मेन फ्रेम बना दिया तो वो सबको रोक रहा है बढ़ने से। ठीक है, अब क्या करोगे, किसी को भी पकड़ लो और 3-4 मरतबा दबाओ ताकि सबसे टॉप पे चला जाए वो। F4 और उसको एक्सपेंड करो। ब्लैंक। ठीक है भाई, 10 नंबर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है और इसका ये इसके अंदर ये बंदे हैं, मिलर है, क्लार्क है, किंग है, और रिसर्च के अंदर जॉन्स है, स्मिथ है, मजर है, एडम्स है, फोर्ड है, स्कॉट है, इस तरह। क्लियर है भाई? अच्छा, नाम भी सबके सही आ रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला कॉलम उसी के साथ है। अगर ये इसको डीपीटीएनओ का अपनी नीचे रखा होता और नाम अगर आप ऊपर फार्मूला कॉलम से उठा रहे होते तो एरर दे देता। बहुत आगे बढ़ते हो ना आप लोग। मसला ये है कि भाई अब मैं इसी एरर पे आ रहा हूँ कि भाई ये जो हमने देखो समरी कॉलम तो उसकी पढ़ी थी ना आपने, हमने समरी कॉलम इसकी तो नहीं पढ़ी। ठीक है, अब हम समरी कॉलम किसकी पढ़ रहे हैं? इसकी पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब अगर आप एज्यूम करो तो एक समरी कॉलम जो है वो इस ग्रुप में आएगा, डीपीटीएनओ वाले ग्रुप में एक समरी कॉलम आना चाहिए ना, डीपीटीएनओ के ग्रुप के अंदर एक समरी कॉलम आना चाहिए, और एक समरी कॉलम किस पे आना चाहिए? मेन वाले पे। जो आपने जो मेन बनवाया है, अब उस मेन के अंदर 2 फ्रेम आ गए, एक तो मेन रिपीटिंग फ्रेम, एक बड़ा वाला रिपीटिंग फ्रेम आ गया और उसके अंदर एक फिक्स फ्रेम आ जाएगा। ठीक, हमने जब उस रिपोर्ट को ही छेड़ा है तो हम इसको करेंगे। अब क्या करेंगे? हम मेन सबसे पहले बड़े वाले फ्रेम पे आ जाओ, ये बड़ा वाला फ्रेम, इसको बड़ा कर दो। इसके बाद ये एक रिपीटिंग फ्रेम में इसको बड़ा कर दो। इसका मतलब है ये डिपार्टमेंट नंबर का रिपीटिंग फ्रेम आ गया। क्या आ गया? डिपार्टमेंट नंबर का। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फील्ड थी, ये जो फिक्स फ्रेम है जिसके अंदर टोटल आ रहा है, ये बाहर निकलेगा। ये एक मेन फ्रेम में था ना, ये एक मेन फ्रेम में था, इसके ऊपर आपने रिपीटिंग फ्रेम बनाया। अब आप क्या है, अब ये जो फार्मूला, ये जो कॉलम है जो टोटल कर रहा है किस पे? रिपोर्ट पे टोटल कर रहा है, ये अपने रिपीटिंग फ्रेम के साथ बाहर आएगा। कहाँ आएगा? ये मेन वाले फ्रेम में जाएगा, क्योंकि इसकी जगह कहाँ है? मेन वाले फ्रेम की। मेन वाले फ्रेम में जगह छोड़ी हमने, छोड़ दो, इसके लिए छोड़ दो। अब क्या करोगे? अब अगर 1 बाय 1 चीज उठा के लाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। आप एक काम करो, इसको इस फ्रेम के साथ उठा लो। या तो तरीका ये कि इसको उठाओ, यानी कि इसको उठाओ, इसके पेरेंट को उठाओ, इसके पेरेंट को उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, कंट्रोल X करो और इस पे रखोगे? नहीं, इस पे रखोगे। गया ऊपर लेकिन कॉपी नीचे ही हुआ है। ठीक है, इसको बंद करो। अब चलाओ। अच्छा, ये नहीं, ये एक फ्रेम है ना, ये इसका मेन फ्रेम है। ठीक है, ये टोटल का फिक्स फ्रेम हमने बनवाया था। ये डीपीटीएनओ के ऊपर जो एंड वाला फिक्स फ्रेम है, ये वो फ्रेम है। और से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो F4 कर लिया करो, पता चल जाएगा। ये भाई इस पे कोई सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये कि ये सबसे टॉप वाला मेन फ्रेम है। इसको जाओ और इस पे रख दो। ठीक है, और ये डीपीटीएनओ वाला है। अब चलाओ उसको। अब और से देखो तो टोटल नहीं आ रहा, जबरदस्त। अब आप नीचे करो थोड़ा सा, टोटल आ गया। ठीक है भाई, रिपोर्ट ही पूरी नहीं आ रही ना बेटा।
नीचे किया तो इसका मतलब है इस पूरी रिपोर्ट पे आ गया टोटल। रिपोर्ट पे टोटल एक ही मर्तबा आएगा और वो किस पे आएगा, मेन वाले फिक्स फ्रेम पे आएगा। अब आपने टोटल किस पे करना है, ग्रुप पे भी करना है। अब ग्रुप कहाँ आ रहा है, ग्रुप कहाँ आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। ये ग्रुप यहाँ आ रहा है, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, ये यहाँ आ रहा है। इस पे क्लिक करके इसके ग्रुप को देख लिया करो। जो ग्रुप पे ग्रुप हो रहा है ना, उस पे क्लिक करो, डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप हो रहा है, और इसके पेरेंट फ्रेम को देख लिया करो। तो भाई ये पेरेंट फ्रेम है, इसका मतलब है कि इस पे भी एक टोटल होगा। तो इसके लिए जो टोटल होगा, इसके अंदर भी एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स फ्रेम बना दो। ये फिक्स फ्रेम का होगा, ये इतना पोर्शन जो छोड़ा है इसके लिए होगा। यहाँ पर आके इसको एक फिक्स फ्रेम दे दो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड आएगी, वो फील्ड आएगी कहाँ से, सबकी फील्ड बनाएंगे ना डेटा मॉडल में, इसकी भी फील्ड आएगी। इसके लिए ये भी तो टोटल होगा ना, किसका टोटल होगा, ये भी सैलरी का टोटल होगा। किस पे होगा, ग्रुप पे होगा, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट नंबर कहाँ है, ये रहा। तो जो आप समरी कॉलम बनाओगे वो बाहर नहीं बनाओगे, क्योंकि आप रिपोर्ट पे सम नहीं कर रहे, बल्कि आप किस पे कर रहे हो, ग्रुप पे कर रहे हो। तो ग्रुप कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। तो समरी कॉलम उठाओगे और इसको यहां पेस्ट करोगे। ठीक है, अब क्या हुआ, CS1, लेकिन CS1 नहीं है, ये CS सेल है, लेकिन CS सेल एक बाहर भी बना हुआ है। CS सेल अंडरस्कोर DPDNO कर दो उसमें। ठीक है, और इसको बताओ कि भाई ये सम करना है किसको, सेल को। किस पे करना है, रिपोर्ट पे नहीं, G_DPDNO पे करना है। जहां ये ग्रुप मिलेगा वहीं पर ये फील्ड रख सकती है। फील्ड जगह तो हमने बना ली, जगह तो हमने बना ली। अब कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, और इस जगह पे कंट्रोल V कर दो। ठीक है, और हम यहां पर करेंगे डिपार्टमेंट टोटल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, अब इसको करेंगे F4। सोर्स भी तो सेट करेंगे ना, इसकी सोर्स क्या सेट करेंगे, CS_cell_DPDNO, CS_cell_DPDNO। अब इसको चलाओ। हर दफा करना लाजमी है, तो कर लिया करो। अच्छा जी, 1300, 2400, 500, 8750, ओके। किस पे टोटल किया इसने, डिपार्टमेंट पे। ठीक है, इसी तरह इनको टोटल करके 13000 ले आया, सही है। एंड में क्या किया, एंड में 34500, इसको थोड़ा सा अलग ही कलर कर दो। तो 34000 किसका टोटल लेके आया, वो इसका, 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 सबका ग्रैंड टोटल ले आया। तो इसको हम कहेंगे ग्रैंड टोटल। क्या कहेंगे भाई, ग्रैंड टोटल। तो ये फील्ड कहाँ रख सकते हैं हम, ये फील्ड सिर्फ मेन ग्रुप में ही रख सकते हैं। इसको अगर आगे पीछे किया आपने तो ये एरर दे देगा। समझ आई आपको, बहुत इजी है रिपोर्ट बनाना। कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कौन सी फील्ड कहाँ जा रही है, कौन सी रिपीटिंग फ्रेम बनेगा, कौन सा फिक्स फ्रेम बनेगा, फ्रेम मेन चीज है। ठीक है, इस तरह बनती है रिपोर्टें भाई। ये क्या बन गया आपका, ये डिपार्टमेंट वाइज आपकी रिपोर्ट बन गई, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। इसको कहते हैं ग्रुप अबव रिपोर्ट। क्या कहते हैं, ग्रुप अबव रिपोर्ट। क्यों, अबव है ना, ऊपर है ना, ग्रुप अबव है ना, ग्रुप ऊपर है ना भाई, ग्रुप ऊपर है तो ग्रुप अबव रिपोर्ट है। लेफ्ट रख देंगे तो लेफ्ट बन जाएगी। लेफ्ट कैसे रखें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, इसको उठा के उल्टे हाथ पे रख दो। लेकिन किसी फ्रेम में नहीं रखना पड़ेगा, इसी फ्रेम को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि उल्टे हाथ पे गुंजाइश आ जाए। कैसे, देखो इसको हम एक काम कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर दो। अच्छा, एक चीज आपने गौर से देखा होगा, क्या देखा होगा
कि भाई सबसे पहले जो मेन फ्रेम था उस पे मैंने जो सम कर रहा था उस पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी। इसमें मैंने ये देखो ना, ये जगह नहीं नजर नहीं आ रही है वाइट वाली, इसको भी तो बंद कर दो, बेकार में क्यों जगह छोड़ी। ठीक है, चला के देख लिया करो, सेटिंग कर लो तो एक बार चला के पता चला। इतनी सारी मेहनत कर लो और आपने रिपोर्ट कहीं फ्रेम आगे पीछे कर दिया तो फिर वो दोबारा आपको बैक जाके उसको सही करना पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी भी चेंजेस करो, एक बार तो रिपोर्ट चला के देख लोगे भाई आपकी रिपोर्ट। ठीक है भाई, चल रही है रिपोर्ट हमारी। अच्छा, अब क्या कर रहे थे हम? अब हम ये कर रहे थे, इसको बड़ा कर रहे थे। हमने कहा सबसे पहले मेन फ्रेम बिल्कुल ऐसे खोल लो, ऐसे इतना खोल लो कि भाई ये चीज उल्टे हाथ पे आ जाए। अब हमने कहा ये तो आ गए, अब इससे पहले एक रिपीटिंग फ्रेम भी है भाई, पेरेंट को पकड़ लो। हमने कहा रिपीटिंग फ्रेम, अच्छा ये रिपीटिंग फ्रेम है और ये फिक्स फ्रेम है। फिक्स फ्रेम किसके लिए? रिपोर्ट पे टोटल करने के लिए। हमने कहा इसको खोल लो। ठीक है, अब हमने इसको भी खोल लो। ठीक है भाई, अब क्या करो, अब ये तो ओपन हो गई, ये मेन फ्रेम है इसके अंदर। हमने कहा इसको पूरा पकड़ो और इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, जितना आगे हो सकता है। अब क्या करें, अब चूंकि ये इसी के अंदर घूम सकता है ना, क्योंकि ये कौन सी फ्रेम है, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको चला लो। चलाने से पहले सेव करो। ये ग्रुप लेफ्ट क्लिक हो, ये लेफ्ट हो गई ना। कितनी रिपोर्टें पढ़ ली हमने? 3 रिपोर्टें तो पढ़ ली हमने। कौन कौन सी? टेबलर, ग्रुप अबव, ग्रुप लेफ्ट, ये पढ़ लिया हमने। अब तो मेरे ख्याल एक ही क्लास में आपकी खत्म होने जाए। मैट्रिक्स रिपोर्ट के बाद क्या कुछ भी नहीं है, समझ आइए। लेकिन खैर आप प्रैक्टिस है, आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करें। ये है, और कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। रिपोर्ट की जॉब इतनी सारी है, रिपोर्ट बनाना चाहिए अच्छी तरह। मार्केट में 30-30, 35-35 हज़ार रुपये इनिशियल देते हैं सैलरी, जिसको सिर्फ रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। समझ आ रही है बात? हाँ जी, बहुत सारी किस्म की, जितनी किस्म की बनवा लो। फॉर्मेटिंग के साथ कहीं कोई जरूरत नहीं है। आपसे जो एनालिस्ट है, जो रिपोर्ट बनवा रहा है, वो बोलेगा इसको उल्टा हाथ कर दो, उल्टा हाथ कर दिया। अपनी मर्जी, डेवलपर की मर्जी थोड़ी चलती है, ये तो उसकी मर्जी चलती है जो रिपोर्ट बनवा रहा है। डेवलपर की मर्जी नहीं चलती इस पे किसकी मर्जी चलती है? जो सिस्टम एनालिस्ट की, मतलब सिस्टम एनालिस्ट की मर्जी चलती है कि भाई इस रिपोर्ट को कैसा बनवाना है, ऊपर लेके जाना है या उल्टा हाथ पे लेके जाना है। ठीक है भाई, ये आपके पास। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी मैट्रिक्स रिपोर्ट। मैट्रिक्स रिपोर्ट जो है वो इंतहाई अहम है। ये तो बहुत इजी थी। टेबलर रिपोर्ट आपने पढ़ ली, टेबलर रिपोर्ट से आपको कांसेप्ट आ गया कि ग्रुप अबव, ग्रुप लेफ्ट, रिपोर्ट अपना रिपीटिंग फ्रेम, फिक्स फ्रेम को ऊपर नीचे खींचना, रिपोर्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह परसों होगी और उसके अंदर हम